देखो चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली ये टॉपिक तो ख़त्म हो चुका है। बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इस चैप्टर से हट चुका है। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, क्यों होता है, ये थोड़ा समझ में, पर फिर भी मेरे को थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ था, इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर डी डॉट वेक्टर डी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये हमने चैप्टर नंबर 4th या 5th में पढ़ा था, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है। तो बेसिकली ये एम्पेयर सर्किटल लॉ ये बताता था कि कोई भी एक एम्पेरियन लूप बनाओ, उससे कितने अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाती है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी एल मतलब इस लाइन का क्लोज्ड इंटीग्रेशन मतलब सरकमफेरेंस। इस सरकमफेरेंस से कितने अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाती है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, यहाँ क्या मीडियम है, और इसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है इस लूप के अंदर से, नेट करंट। अगर मान लो 3 करंट यहाँ है और 1 करंट यहाँ है, तो ये 3 प्लस और ये माइनस उसके बराबर होगा। ऐसा ये एम्पेयर सर्किटल लॉ ने कहा था। तो फिर अगर एम्पेयर सर्किटल लॉ ने ऐसा कहा था, तो फिर उसको ना थोड़ा सा मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और एक कैपेसिटर लगाया टू एन एसी सोर्स, ठीक है, और एक टैपिंग की लगाया। अब तुमको पता है, मैं अपन ये भी पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड अलाउ एसी, अभी अपन ने पढ़ा था। लेकिन जब हम इसके पास ये डीसी सोर्स लगाते हैं तो थोड़ी देर तो ये चार्ज होगा, इट स्टार्ट गेट्स चार्जिंग। तो शुरू में तो इसमें थोड़ा सा करंट आता है, जब ये चार्ज हो जाता है तो करंट फिर बंद हो जाता है। तुमको ये पता है कि जब ये चार्ज होता है तो इस वायर में करंट जाएगा, इस वायर में करंट जाएगा मतलब इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। आई बात समझ में? यदि मान लो इस पॉइंट पे मैं ये एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाना चाहूँ तो लगा सकती हूँ, क्योंकि करंट जा रहा है इस वायर में से इतना, ये अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो दिस लॉ दिस इज़ वैलिड। लेकिन अगर मान लो ये मैंने सरफेस, एम्पेरियन सरफेस ऐसी ले ली, टिफ़िन के डब्बे तरीके, टिफ़िन का बॉक्स है उस तरीके की एक क्लोज्ड सरफेस ले ली, तो अब यहाँ से तो कोई करंट नहीं जा रहा, यहाँ से तो कोई करंट नहीं जाता ना कैपेसिटर के बीच में से, तो फिर आई नॉट क्या हो गया, 0। तो वो ही लॉ कहता है, अगर अपन ने सरफेस बदल दी तो वो ही लॉ कह रहा है कि यहाँ पे ये वैलिड है। और यदि मैंने सरफेस का शेप बदल दिया तो इस सरफेस के अंदर से कितना करंट जा रहा है, तो यहाँ तो जा रहा है लेकिन इसके बाहर कोई करंट नहीं जा रहा, तो तुम यहाँ आई की वैल्यू 0 लोगे, तो इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी एल इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं सिर्फ सरफेस बदलने से लॉ में चेंजेस आ रहे। तो उसने, मैक्सवेल ने ऐसा बोला कि ये लॉ इनकम्प्लीट है। उसने बोला कि यहाँ पे ये इनकन्सिस्टेंसी इसलिए आ रही है क्योंकि दिस लॉ इज इनकम्प्लीट। ये देखो, ये बाद में 0 आई और पहले यहाँ पे कुछ वैल्यू, तो उसने बोला यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म मिसिंग है इस लॉ में। तो फिर मैक्सवेल ने आगे जाके ये बताया कि displacement current is that current which comes into play in the region in which electric field and electric flux is changing with time। जैसे अपन ने बोला था, changing magnetic field can produce current, yes or no? changing magnetic field फॉर्मूला था ना, E is equals to minus d phi by, changing magnetic field can produce electric field। तो मैक्सवेल ने ये आइडिया दिया था कि अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल ऑल्सो प्रोड्यूस करंट चेंज, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री। अब ये चैप्टर में हमको नई चीज़ पता चली। अभी तक हमने 7th चैप्टर 6th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था
कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलती है किसी क्लोज्ड लूप से रिलेटेड, फ्लक्स अपन कम ज़्यादा करते हैं तो उस क्लोज्ड लूप में करंट बनता है। मैक्सवेल ने ये बताया था कि एक करंट है जिस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम है? और ये वो करंट है जो रोल में आता है इन द रीजन। उस रीजन में ये करंट बनेगा जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था, जब अपन ने ये बैटरी लगाई थी इसमें करंट बढ़ रहा था तो इसमें चार्ज डेवलप होना शुरू हो रहे थे। जब इसमें मैक्सिमम चार्ज हो गया तो करंट बंद हो गया। तो जब इसमें चार्ज बन रहे थे तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी प्लस से माइनस, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही थी इनसाइड। ई इज चेंजिंग विद टाइम, ई इज द फंक्शन ऑफ टी हेयर। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बदल रही थी, उस बदलती इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस रीजन में भी एक करंट था जिस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। आई बात समझ में? तो इस चैप्टर में हमको एक नया कॉन्सेप्ट पता चला कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो क्रिएट करंट। आई बात समझ में? तो उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का अपने को फॉर्मूला दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। यहाँ पे जो डी फाई है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। थोड़ी देर उसको दे देना, अगर रुकेगा चलेगा थोड़ा सा, उसको कुछ आता रहे थोड़ी थोड़ी। आई बात समझ में? द डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू दिस हो गया। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ ने कहा था क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू टोटल करंट। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, दो करंट आएंगे, या तो कंडक्शन करंट या फिर प्लस डिस्प्लेसमेंट। कंडक्शन करंट जो बाकी सर्किट में घूम रहा था, इन दोनों में से एक ना एक करंट हमेशा प्रेजेंट रहेगा। जब यहाँ इस रीजन की बात करी तो करंट कौन सा था? कंडक्शन था। और जब इस कैपेसिटर के बीच की बात करी तो करंट कौन सा था? इसलिए ये जीरो नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन एक बार में एक ही करंट रोल प्ले में होता है, ऐसा दोनों नहीं है कहीं भी किसी भी रीजन में। यहाँ थे जब तक कंडक्शन करंट था और यहाँ है तब तक डिस्प्लेसमेंट। द कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर इंडिविजुअली डिसकंटिन्यूअस बट द करंट टुगेदर possesses द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। ये दोनों मिला के एक सर्किट में करंट बनाते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही करंट रोल प्ले करता है। आई बात समझ में? उन्होंने बोला था डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रिसाइसली इक्वल टू कंडक्शन करंट। बेसिकली ये कंडक्शन करंट से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये उसी से बनता है। आई बात समझ में? तो ये उन्होंने कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया। बेसिकली अभी सिलेबस में ये हट गया है, पर अभी अपने को कुछ पता नहीं है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, जिसमें मैंने थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, अब मैक्सवेल ने जितना भी अभी तक अपन ने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स ये सब पढ़ा है, मैक्सवेल ने उन सबको 4 इक्वेशंस में कंसाइज किया। मतलब दिस 4 इक्वेशन रिलेट ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। सिर्फ ये पढ़ने से तो कैसे होगा? तो उसने बोला था बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दिस इक्वेशन प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैक्सवेल ने यहाँ से जन्म दिया था इन वेव्स को। पॉइंट। तो उसने सबसे पहली जो इक्वेशन मानी थी दैट इज योर गॉस लॉ, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसने बोला था इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रेशन अबाउट एनी सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी मैंने तुमको बताया था। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड नेट जीरो होती है क्योंकि जितनी लाइन बाहर जाती है उतनी लाइन अंदर भी आती है। तो इंटीग्रेशन बी
डॉट ds हमेशा होता है 0। आई बात समझ में। तीसरा उसने बोला था फेराड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस करंट, यस और नो। तो इंटीग्रेशन ई डी एल, ई डी, हाँ, इंटीग्रेशन ई डी एल इज इक्वल्स टू माइनस मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन, आई बात समझ में। चौथी इक्वेशन उसने इस चैप्टर में दी, वो इक्वेशन थी इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नॉट, आई कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को उसने लिखा है डी फाइव बाय ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई बात समझ में। तो सीधी सीधी बात है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चलता रहता है और उसी से हमारी पैदा हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स क्या है? वेव्स इज नथिंग बट एनर्जी। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो उन्होंने बोला द वेव्स प्रोड्यूस ड्यू टू, तीन डायरेक्शन है z, x, y, z। एक दूसरे कलर का पेन यहाँ रखा था ना अभी, रेड और ब्लैक। उन्होंने बोला यहाँ पे अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक रेड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यदि मान लो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ x, it can generate a changing magnetic field in the direction perpendicular to it and in the direction of y। आई बात समझ में। एंड ठीक है, एंड दिस गलत बना दिया मैंने। If the electric field is varied in the direction of, this shows electric field changing in the direction of x, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बदल रही है। तो दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। ये जो ब्लैक से बना रही हूँ, दिस विल शो यू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में। एंड दिस टू फील्ड ट्रैवल इन थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दिस इज E dot T and this is B dot T and they are propagating in the direction perpendicular to both। ये जो वेव्स होती है, इन वेव्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करती है तो हमको दिखती तो नहीं है, क्योंकि फील्ड कभी भी वैसे भी नहीं दिखती, बट दे आर एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गेटिंग माय पॉइंट। तो उन्होंने सोर्सेस, अब उन्होंने ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट करी जा सकती है? उन्होंने बोला द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज एक्सेलरेटिंग चार्ज। यदि हम चार्ज के ऊपर फोर्स लगा दें, एक्सेलरेटिंग चार्ज मतलब किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना। यदि हम किसी चार्ज को दो प्लेट्स के बीच में एक्सेलरेट करा दें तो इसकी ये एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट होती है और वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज। आई बात समझ में। इट प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस विच प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑसिलेटिंग चार्ज दो प्लेट्स के बीच में हिलता हुआ ये एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको जन्म देती है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर किसको बोल बनाती है?
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर किसको बनाती है? तो जब ये एक बार सोर्स जनरेट हो जाता है फिर ये एनर्जी ही आगे से आगे एनर्जी बनाती चली जाती है। आई बात समझ में? तो उन्होंने बोला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव F इज इक्वल्स टू होता है 1/2 अंडर रूट LC, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज। हाँ, रेजोनेटिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर सडनली स्टॉप्ड। जब कोई बहुत तेजी से आया हुआ इलेक्ट्रॉन को हम किससे, एक मेटल के टारगेट से, मेटल जिसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई हो, ऐसे मेटल से यदि अपन हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को टकरा देते हैं तो भी एक वेव जनरेट होती है और वो वेव्स होती है एक्सरेज। जो एक्सरे मशीन है ना उसमें यही होता है। एंड एक्सरे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई बात समझ में? कितने मिनट हो गए? ट्रांसफर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसफर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो इसलिए उनको बोला जाता है ट्रांसफर। ट्रांसफर यानी होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उसका ट्रांसफर नेचर इसलिए होता है क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अब उन्होंने बोला है सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E and B आर म्यूचुअली perpendicular, so they are called transfer in nature. The EM wave propagating in positive z direction may be represented by following equation. हमने equation बताई है। E is in the direction of x, E किसके डायरेक्शन में बदल रहा है? तो EX की इक्वेशन उन्होंने दी है। E is a साइन वेव जिसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है E नॉट साइन, उसका कुछ तो भी फेज हो सकता है और उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फेज बता रहा है, वो किसी भी फेज में चल सकती है। dy is the magnetic field in the direction of y, maximum amplitude is b naught, this amplitude is b naught। ये भी एक साइन वेव के थ्रू बता रहे हैं, इसका फेज कुछ और होगा, माइनस फ्रीक्वेंसी उतनी ही है क्योंकि दोनों सेम टाइम पे ख़त्म होते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है एंड दिस इज ओमेगा टी। यहाँ पे के यानी होता है 2π/λ। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, याद रखो। ओमेगा है यहाँ पे 2πf। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस टू इक्वेशन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तुम पढ़ लेना, लर्न करना है किस स्पीड से चलती है। चलो मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एस्केलरेटेड चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एस्केलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करता है। दिस वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। ट्रांसफर वेव्स वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं। दिस वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये वेव्स किसकी स्पीड से चलती हैं? लाइट की। तो c इज इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम में। आई बात समझ में? यदि स्पीड इन मीडियम चाहिए तो v इज इक्वल्स टू √μ एप्सिलॉन नॉट। दिस यू कॉल्ड एज द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल मीडियम। The direction of variation of magnetic field is perpendicular to direction of propagation. ठीक है? In free space, the magnitudes of electric and magnetic field are related by, अगर ये वेव वैक्यूम में या फ्री स्पेस में चल रही है तो एक फॉर्मूला और है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू c, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। आई बात समझ में? उन्होंने बोला है द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड ऑन एवरेज इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक। UE इज इक्वल्स टू UM। UE तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, ½ ε0 E²।
LC ऑसिलेशन में अभी अपन ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास इतनी एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड के पास इतनी एनर्जी होती है, तो द टोटल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी कंसाइज करता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, पढ़ लोगे ये सब, आगे मैं बता देती हूँ। अब बहुत सिंपल, इतना सही है चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब किस रेंज से लेकर किस रेंज तक की वेव्स को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो बेसिकली उन्होंने बोला है 10 हर्ट्ज से लेकर 10 टू द पावर 23 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आती हैं। ये सारी की सारी वेव्स कौन सी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तुमको पता है F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो वेवलेंथ ऐसा डिक्रीजिंग, ये सबसे कम वेवलेंथ एंड दिस इज 10 टू द पावर 7। आई बात समझ में? तो इस तरफ पे वेवलेंथ बताई है, इस तरफ पे इंक्रीजिंग। द रेंज बिटवीन 10 टू द पावर, द रेंज बिटवीन 10 टू द पावर 15 से 10 टू द पावर 16 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बीच की जो लाइट होती है दैट इज विजिबल लाइट, जो हमारी ये लाइट आती है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो 7 कलर्स में डिवाइडेड है। आई बात समझ में? सबसे कम वेवलेंथ की रेज होती है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल रेंज से ज़्यादा वेवलेंथ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स, टेलीविज़न, AM लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव्स है जिनका अलग अलग नाम दिया हुआ है। आई बात समझ में? जिसमें से सिर्फ हम एक ही टाइप की रेज को देख पाते हैं और वो है विजिबल लाइट। एक्सरे वगैरह हमको दिखती नहीं है, दे आर नॉट विजिबल टू अस। आई बात समझ में? ये पूरा की पूरा स्पेक्ट्रम लर्न होना चाहिए सीक्वेंस में, आई बात बनाने के लिए आता है। अब एक एक वेव्स की प्रॉपर्टी और कैसे हम उनको जनरेट कर सकते हैं। तो वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, यूज़ और सोर्स, ये 4 चीज़ तुमको इन सारी रेस के बारे में पढ़ना है। तो उन्होंने बोला सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ सिग्नल। इनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने बोला दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। सब वैसे ऑसिलेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स ही ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है। द फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम, ये लर्न करना पड़ेगा, वैल्यूज कितने हर्ट्ज से, यूजेस। अब इनके तुमको यूजेस 2 4 सबके पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, 2 यूज़ तुमको सबके लर्न करने हैं, कहाँ यूज़ आती है। माइक्रोवेव्स आर शॉर्ट वेवलेंथ देन रेडियो वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स। इनको अपन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वैक्यूम ट्यूब से। द फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन दिस, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज, फिर उनके यूजेस। आई बात समझ में? इंफ्रारेड वेव्स का कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, क्या रेंज है, बस दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर।